जय हिंद। आज जो कि आपको पता होगा, आज फिजिक्स का चौथा पार्ट वीडियो है। और रही बात, आपका अपना चैनल है भैया, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। फिजिक्स का चौथा पार्ट वीडियो है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें ये जो वीडियो है ये आपका चौथा पार्ट वीडियो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का। तो आपको समझना तो ये है, इस पार्ट में समझाने वाले हैं उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब और स्थितियों के बारे में, ठीक है। उत्तल दर्पण ठीक है। उत्तल दर्पण में दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया आप डायरेक्ट उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्यों बना रहे हैं। पहले आपको उत्तल दर्पण को समझाना चाहिए। नहीं भैया, मैंने समझा दिया है। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो पुश करो इतने पर ही, और पिछली वीडियो इसी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो, या हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आपके भैया हैं तो किस बात का गम है। तो चलिए, उत्तल दर्पण में दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा जब वस्तु कहीं भी रखी हो, जब वस्तु कहीं भी रखी हो। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भैया जब वस्तु कहीं भी रखी हो, कहीं भी रखी हो का मतलब क्या है। कहीं भी मेरे भैया, मेरे छोटे भैया, कि कहीं भी रखी होने का मतलब है कि आप वस्तु को या तो अनंत के बगल में रख सकते हैं, अनंत या वक्रता केंद्र के मध्य रख सकते हैं, या अनंत और वस्तु के प्रतिबिंब के बीच कहीं भी आप रख सकते हैं वस्तु को, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं कि किस प्रकार जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके दबे हुए तल पर तलई किया जाता है और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। यहाँ भैया होल और यहाँ F दर्शा देते हैं और यहाँ C को दर्शा देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब नियम लगाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रतिबिंब जो है आपका है, वस्तु रखी है अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। यह हुआ भैया किसमें, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में।
अब दूसरा नियम लगाते हैं। फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। आपने अवतल दर्पण में भी देखा होगा कि जब आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब भी उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? तब भी उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण में क्या था? प्रतिबिंब वास्तविक बनते थे। और उत्तल दर्पण में क्या है? प्रतिबिंब आभासी बनेंगे। अब जब आभासी का नाम जब भी लिया जाए आपको, तो आप तो समझ जाइए कि वो प्रतिबिंब सीधा है। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो वो प्रतिबिंब सीधा है, और वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वो प्रतिबिंब मान लीजिए उल्टा है। मान क्या होता ही है उल्टा। वास्तविक मतलब उल्टा और आभासी मतलब सीधा। और वास्तव में अगर देखेंगे ये संसार उल्टा है, और आभासी तौर पर देखेंगे तो ये संसार सीधा है। ठीक है, हर कोई मनमानी कार्य करता है अपने से। इस संसार को यदि आप देखेंगे तो हर कोई व्यक्ति मनमानी अपने से कार्य कर रहा है। कोई उल्टी, कोई पेरेंट्स बोलेंगे भैया तुम ये करो ना, बच्चा वो कभी नहीं करेगा। अगर जो बच्चा समझ लीजिए वो करना लगा तो वो आभासी हो जाता है कि कोई ही बच्चा कर रहा हो। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। सॉरी अगर आप में उनमें से हो तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ठीक है भैया, चलो आपको दिखा दिया। तो क्या होता है? प्रतिबिंब कहां बना? जब वस्तु को अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, जब भी दाहिने ओर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर क्या? वास्तविक या आभासी? आभासी भैया, आभासी। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है छोटा। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, अब समझ लो भैया, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को रखते हैं तब भी उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। उत्तल दर्पण में रखते हैं तब भी उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। केवल फर्क इतना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसमें प्रतिबिंब आभासी होता है। जब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, जब आभासी होगा सीधा बनेगा। ये पॉइंट भी नोटेड, ये पॉइंट आप नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको बेहद ही सिखाने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये सीखने वाली चीजें हैं, इनको नोट कर लो। फिर अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। ये भैया का वादा रहा, और भैया आपके तो हमेशा खुश रहते हैं, आपको भी खुश करके जाएंगे। ठीक है, हमने सोचा कि जो आप मेरे से जुड़े हैं, मेरे पर भरोसा करते हैं, तो आपको जरूर कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। सॉरी ज्यादा आपका विलंब हो रहा है। जब वस्तु को क्या करते हैं? जब वस्तु को कहीं भी रख देते हैं। कहीं भी रखने का मतलब जब वस्तु को यहां रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु को यहां पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F और C के मध्य बनेगा ना। प्रश्न एकरे और एकरे बंध बना था ना, जब कहीं कतौ रख दे अनंत के अगल बगल। हाँ हमेशा। ठीक है, जब वस्तु को अनंत के
और आगे रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र C के मध्य बनता है। ठीक है, आपको तो मैंने बता दिया था कि कैसे किस प्रकार से फिगर को बनाया जाता है, चित्र को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। आप तो वो समझ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि भैया आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं कुछ स्पेशल। अब हम सोच रहे हैं कि आप सबको साथ में न्यूमेरिकल को भी टच कराते जाएं, न्यूमेरिकल को भी हम सिखाते जाएं। इसके लिए हमको सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। न्यूमेरिकल को सीखने के लिए फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, और वो फार्मूला क्या होता है उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सर इसमें भी कोई फार्मूला लगता है क्या? भैया जो भी थ्योरी है तो उसका न्यूमेरिकल तो बनना तय है। फिजिक्स में जितनी भी थ्योरियां हैं, फिजिक्स भी नहीं कोई भी विषय की थ्योरियां हैं तो उनका न्यूमेरिकल वैल्यू है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो दर्पण के सूत्र, दर्पण का सूत्र के बारे में हम बात करते हैं। भैया दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। भैया 1/f जो है यह तो समझ में आ रहा है। यह क्या है भैया? यह है फोकस दूरी। जो यह है हमारा, ये है फोकस दूरी। जो यह है हमारा फोकस दूरी है, और आपको यूं भी दिख रहा होगा फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी, और जो आपको भी दिख रहा होगा भी है प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब। ठीक है, जो आपको भी है, भी दिख रहा है, ये भी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और भैया जो यूं छूट रहा है वो क्या है? भैया यूं जो छूट रहा है वो है दर्पण से वस्तु की दूरी। यूं जो है ये है भैया दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा भैया ये फोकस दूरी क्या है, ये यूं क्या है, भी क्या है, यूं क्या है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सूत्र, इस सूत्र की मदद से आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपको कुछ भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बेस्ड हम क्वेश्चन करवाएंगे, आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आप देखते रहिए सीबीएसई स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की बात। आप इसको नोट करिए। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चलिए, अब हमने दूरियों को देख लिया, सभी दूरियों को हमने देख लिया। फोकस दूरी को देख लिया, वस्तु की दूरी को देख लिया, प्रतिबिंब की दूरी देख लिया। ये सब दर्पण से दूरी है। ठीक है, तब क्या होता है? दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी। अगली हेडिंग है हमारी दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी।
ठीक है, दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी। तो हम बात करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी। मैंने दर्पण के सूत्र के बारे में बात किया ना, जिसमें F क्या होता है, फोकस दूरी होता है, V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, U क्या होता है, वस्तु की दूरी। ये सब दर्पण से दूरी है, ठीक है। अब जो ये सब होते हैं, ये सब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, ये दर्पण पर निर्भर रखता है। दर्पण, हम दो दर्पण को पढ़ चुके हैं। गोली दर्पण में दो दर्पणों को पढ़ा, एक तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण भैया क्या होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में जो F होता है, F नेगेटिव होता है, V क्या होता है, V नेगेटिव होता है, माइनस होता है, और एक स्थिति में प्लस होता है। V एक स्थिति में प्लस होता है जब वस्तु F और P के मध्य, P और F के मध्य रखी जाए। ठीक है, जब वस्तु P और F के मध्य हो, P का मतलब ध्रुव और फोकस के मध्य रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब, तो आपको बताया प्रतिबिंब वाले में कि उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब दाहिने होता है और वास्तविक प्रतिबिंब बाएं होता है। हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में संख्या रेखा, जो दाहिने वाली चीज होती है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, और जो बाएं वाली चीज होती है उन्हें नेगेटिव मानते हैं। जो ऊपर वाली चीज होती है उसे पॉजिटिव मानते हैं, जो नीचे वाली चीजें होती है उसे नेगेटिव मानते हैं। ये भैया संख्या रेखा पर निर्भर रखता है। तो जो आभासी प्रतिबिंब है ये तो दाहिने है, दाहिने हाथ, ठीक है, दाहिने हाथ की थी, तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी जब इस स्थिति में होगा तो उसका प्रतिबिंब प्लस बनेगा, V का मान प्लस होगा, और बाकी U हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, U हमेशा ऋणात्मक होता है। समझ में आ गया? हाँ, F भी हमें अवतल दर्पण में F भी हमेशा ऋणात्मक होता है। भी तो एक स्थिति में, लास्ट जो स्थिति है उसमें ऋणात्मक नहीं होता, बाकी सब में ऋणात्मक होता है। और भी तो हमेशा ऋणात्मक, जहां भी V आए वहां का मान ऋणात्मक रखना है, जहां भी F का मान आए वहां भी ऋणात्मक रखना है। ठीक है, ये अवतल दर्पण के सूत्र में इनका मान रखना पड़ेगा। यदि जो दर्पण का सवाल बोले उसमें ये मान को रखना पड़ता है। अब यही दूसरा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, V जो होता है वो भी धनात्मक होता है, और U जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, U हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि जो वस्तु है वस्तु हमेशा बाएं गति होता है, बाएं गति रखा जाती है, यानी संख्या रेखा के नेगेटिव तरफ। ठीक है, ऋणात्मक। और भी आप उत्तल दर्पण में पढ़े, उत्तल दर्पण आपको बना के समझा देता हूं।
एफ, ठीक है, ये जो एफ है यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, जो वी है ये भी पॉजिटिव हुआ, और एफ जो है सॉरी और एफ जो है ये भी पॉजिटिव हुआ। पी और एफ की बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, दोनों इसलिए पॉजिटिव हो गया, और यूं तो हमेशा इधर रखा जाता है इसलिए ये नेगेटिव हुआ। मैंने अभी को ही पढ़ा है ऊपर। संख्या रेखा आपको बेहद जरूरी है, सर से कहिएगा, मैथ वाले सर से एक बार संख्या रेखा अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। आप जब तक कमेंट बॉक्स में नहीं सर को बताएंगे तब तक वो तो नहीं पढ़ाने वाले भैया, ठीक है। अब हम आवर्धन की बात करते हैं। इन पॉइंट को आप वीडियो पुश करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और भैया वीडियो देखने से पहले आप एक बार किताब को जरूर पढ़ के आइए, जिससे आपको ऐसे वीडियो देखते हैं तो केवल आपका 50% कवर होता है। जब आप पढ़ के आते हैं तो आपका 80% 85% समझ में आता है। जब आप नोट्स बना लेते हैं तो आपका 100% समझ में आता है। एक बार पढ़ेंगे, फिर सर का देखेंगे वीडियो सीबीएस स्टडी पॉइंट का, फिर उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे तो आपका 100% कवर हो जाएगा। चीजें वैसे भी समझ में आती होंगी, लेकिन भैया समझ में आ रही है लेकिन बाद में भूल जाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। रेखीय आवर्धन, हेडिंग डाल दीजिए आप, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है भैया? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई नोट करते जाइए, प्रतिबिंब की लंबाई बोलते जाइए फटाफट। किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई, जहां एक दूसरे से मिले, ठीक है। और दूसरा, और किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? बोलो बोलो, देख रहा है तुमको, बोलो। किसकी लंबाई? सजीव वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, ल जीरो से समझ जानो, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब समझ लो रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर से बोलो, किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। दूसरा, वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अनुपात क्या होता है इसको आप समझ जाइए। आप तो बहुत, मुझे भरोसा है कि बच्चा जो देख रहा है वो बहुत टैलेंटेड है, और टैलेंटेड बच्चा है तो उसको समझ में आता होगा। जो गधा बच्चा है मेरे तरह, उसको तो और समझ में आता होगा कि भैया के जैसा टीचर होंगे तो भाई, लेकिन भैया हमारे ग्रेट हैं, ठीक है। सही बोल रहा हूं ना भैया? कुछ गलत तो नहीं? गलत बोल रहा हूं क्या? चल देख इधर, ठीक है। I बटे O बराबर V बटे U,
ये सूत्र होता है आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन का, ठीक है। आई बटे ओ बराबर भी बटे यू, ये हुआ प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। इनके अनुपात को, अनुपात यानी बट्टा, अनुपात यानी बट्टा का चिन्ह, ठीक है। अनुपात यानी बट्टा का चिन्ह, समानुपात मतलब बराबर का चिन्ह, ठीक है। तो इस प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, आई जो है प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ जो है वस्तु की लंबाई है, इनके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछता है, बच्चों को भ्रमित करता है कि ससुरा देखे बच्चों के आता है या नहीं। ज्यादातर क्वेश्चनवा यहीं से आता है। खड़ा हो जाएंगे, प्रतिबिंब और वस्तु उन दोनों की लंबाई में कंपेयर करेंगे। आप गांव में भी देखते होंगे कि लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो यही है कंपेयर, इसी को क्षमता कहते हैं ना। तोरे पास देखी कितना औकात बा, कितना औकात बा, ठीक। और दूसरा का पार्टी ते हमारा औकात देख बे, औकात देखेगी, ले या ऐसे करेंगे, टिकटॉक रील ये सब बना रहे हैं, एमएक्स टकाटक, औकात देखेगी या ड्रेस चेंज भैया, ड्रेस चेंज, औकात आ गए भैया, गन लेके। आजकल मैंने यही देखा यार, ट्रेंडिंग चल रहा है ये सब भैया ना करो। औकात दिखाना है अपने खुद के दम पर, यदि खड़े हो जाओ तो दिखाओ। और किसको, किसी को औकात, ये औकात नाम की चीज कोई होती ही नहीं है। सबसे बढ़िया, सबसे सिंपल बंदा जो सोचता है दिखाने दो ससुआ को, हमको क्या करना है हम समझते हैं। हमारे भैया शिवेश्वर जिंदाबाद हैं, ठीक है। भैया जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे और आपको जिंदाबाद कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और आवर्धन यम बराबर होता है, ठीक है। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आई बटे ओ बराबर भी अपान यू, ये होता है रेखीय आवर्धन। यहां नेगेटिव होगा। तो चलिए कल, तो इतना आपको तो बेहद ही समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भैया आपका कमेंट बॉक्स खुला है, आप जो चाहे सो कमेंट करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मैंने तो आपको समर्पित कर दिया, ठीक है। जो आप चाहे वो कर लें यूट्यूब चैनल पर। रही बात, आपकी इमेज खराब होगी, इमेज, आप मेरे आप हैं, आपके हम, ये दोनों में संबंध बनना चाहिए भैया। और जल्दी से जल्दी उन भाइयों को भी आप जोड़ लीजिए जो फिजिक्स को ना जानते हो, फिजिक्स को सीखना तक ना जानते हो। एक प्रकार से ये मेरा बैच जो चल रहा है 0 to हीरो बैच चल रहा है। यदि आप 0 हैं तो आपको थोड़ा सा धक्का मार दिया जाएगा ना ऐसे, तो आप उठ के आगे बढ़ जाएंगे। अब ऐसे करेंगे पीछे तो जल्दी नहीं आएंगे। यदि आप एक बार आगे बढ़ गए ना तो पीछे ऐसे उठो तो उसी में संभव है। पीछे टिकटॉक में, एमएक्स टकाटक में तुरंत ही रिवर्स वाला लगा देंगे। ऐसे कूद रहे हैं तो उसमें ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। यदि आप 0 से 1 हो गए ना तो 1 से 0 जल्दी नहीं होगे, जब तक कि आप पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद। और जितने भी टीचर्स आए होंगे सबको अच्छा पढ़ा रहे होंगे, और हमने भी देखा उनका वीडियो, मुझे तो बहुत लगा अच्छा, और आपको बहुत लगा अच्छा कि नहीं, वो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। तो चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।